Welcome, friends. It's matter of extreme pleasure today with me, my younger brother, my best friend, my mentor. No, I can say गलत. Shri Ravi Goyalji is with me. I will take the opportunity to know about Ravi Goyalji. I know him very well, but since last 4 years, we are almost together. Rather, it will be very helpful to audience of my YouTube channel to learn many things from रवि गोयल साहब. तो गोयल साहब, आपका बर्थ कहाँ का है ये बताएंगे. मेरा बर्थ सुनाम डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब का है. सुनाम के एक बहुत ही ख्याति नाम हमारे क्रांतिवीर हैं खुदीराम बोस. भगत सिंह जी. सुनाम के हाँ जी. नहीं, भगत सिंह जी सुनाम के नहीं थे. ये खुदीराम बोस तो नाम से नहीं थे. तो कौन था फिर सुनाम से? मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ. एनीवे, सुनाम ने एक बहुत बड़ी शख्सियत. हाँ, अच्छा. तो उधम सिंह. उधम सिंह. सुनाम का जो नाम है वो हम उधम सिंह वाला भी कहा जाता है. उधम सिंह वाला. और उधम सिंह जी की वो धरती है. बिल्कुल. उधम सिंह जी को पूरा विश्व जानता है. उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी. और उधम सिंह जी का आज भी वहाँ पर पैतृक घर है जी. और हम उनके घर में आई थिंक 30 या 31 जुलाई को उनकी वर्षी वगैरह होती है कुछ. जी जी. अब क्योंकि मैं लंबे समय से सुनाम से बाहर हूँ, कुछ चीज़ें भूल रहा हूँगा, तो हम बकायदा वहाँ पर उनके घर, उनके पैतृक घर के ऊपर में जाया करते थे. तो कितने वर्ष आपको जन्म के बाद सुनाम में रहने का मौका मिला? वैसे तो मेरी आयु इस वक्त 60 वर्ष की है. तो अगर मैं कहूँ कि 60 वर्ष के अंदर मैं सुनाम के अंदर लगभग 20 एक साल तो रहा हूँगा, या 20 या 25 साल. मैं लगातार सुनाम से बाहर मूव करता रहा. जैसे पहली क्लास से लेकर के 5वीं 6वीं तक मैं सुनाम में रहा. फिर कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरे फादर को पटियाला शिफ्ट करना पड़ गया. तब मैंने, आई रिमेंबर कि 6वीं या 7वीं एक क्लास मैंने पटियाला में भी की. फादर की पोस्टिंग की वजह से. फिर हम लोग वापस सुनाम चले गए. फिर आई रिमेंबर कि आई थिंक ये कुछ ऐसा दौर भी आया कि हमें एक लंबा समय मेरे माता जी की हेल्थ की वजह से हमें चंडीगढ़ रहना पड़ा. क्योंकि मेरे फादर थे, माता जी और हम 2 भाई थे. तो 2-3 साल मैं चंडीगढ़ भी रहा. उस साल 1.5 साल में भी, आई डोंट रिमेंबर. ये सारी चीज़ें हुई अप टू 81 में. मैंने, आई रिमेंबर कि मैंने सुनाम से मैट्रिक की. सुनाम से मैट्रिक करने के बाद फिर भी मेरा बाहर आना जाना रहा. जैसे मेरे जो मदर है वो फिरोजपुर से बिलोंग करते हैं. 1 साल मैंने फिरोजपुर में भी पढ़ाई करी. क्यों, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज ए बिलो एवरेज स्टूडेंट. मैं एवरेज भी नहीं था. तो फादर साहब का बड़ा कोशिश होती थी कि मैं किसी तरीके से मैं स्टडीज़ की तरफ मेरा रुझान बढ़ जाए. मेरा जो फिरोजपुर में रहना हुआ उसके पीछे यही कारण था. तो फिरोजपुर से आपने डिग्री कोर्स किया था? नहीं, वो 1 साल ही रहा. मेरे मामा जो थे, एक मेरे मामा डॉक्टर थे, एक मेरे मामा इंजीनियर थे. बहुत ही उस वक्त के हाईली, मतलब के क्वालिफाइड. तो फादर की ये कोशिश थी कि कॉलेज एजुकेशन आपकी वहाँ हुई थी? 1 साल रहा मैं, आई थिंक 11th-12th. फिर मैं वापस आ गया. देन आई डिड माई डी फार्मेसी फ्रॉम करनाल, हरियाणा. डी फार्मेसी इज ए वेरी गुड डिप्लोमा. इस टाइप के फिर मैंने कुछ प्राइवेटली बीकॉम वगैरह भी कर लिया होगा. ऐसे ही मेरी लाइफ चलती रही है. मैं स्टेबल नहीं रहा कहीं भी. मैं 2-2 साल 3-3 साल के बाद मेरे सिटीज बदलते रहे. तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहा था फार्मेसी में? इट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी. डिप्लोमा मतलब ऐसा कुछ फार्मेकोलॉजी हो या? नहीं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में कुछ नहीं होता. वो तो सबसे स्टार्टिंग मतलब क्या है ना. तो फिर उसके बाद आप बिजनेस में आ गए. हाँ,
फिर हम लोग 87 के अंदर वी स्टार्टेड अवर बिजनेस ऑफ मेडिसिन इन अम्बाला, हरियाणा। तो फिर भी उसके बाद फिर मैं 10-12 साल फिर सुनाम रह लिया। तो मेरी लाइफ आगे पीछे होती रही। फाइनली मैं 4 साल से आपकी छत्र छाया में सोलन में। नहीं, सोलन में माँ शूलिनी की छत्र छाया में हैं सब लोग। तो सोलन कैसा लगता है आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा। अभी जैसे आपने यहाँ एक जी दानोदियास फूड्स के नाम से जी एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है, जी तो आपका लगभग पिछले 3 वर्षों का मैं कह सकता हूँ, जी। इफ माई मेमोरी इज करेक्ट, यू स्टार्टेड इन जनवरी 2023. यस। We have completed 3 years almost. So how you feel? ये जो दनोदिया फूड्स है, इसकी एक जो पूरी संरचना है वो मैंने अपने बेटे के लिए की। जैसे ये एक ट्रेडिशन है, जैसे मेरे पिताजी मुझे सेट करने के लिए अपनी लाइफ में कोशिश करते रहे, तो मेरा बेटा भी, क्योंकि वो बीकॉम कर रहा था शूलिनी यूनिवर्सिटी से, और मुझे उसका एटीट्यूड पता था कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं है, वो भी मेरी ही तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट है। तो ये इस पूरे जो बिज़नेस मैंने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, ये बिल्कुल बेटे के लिए है, उसी के नाम पर है। और हम सेटिस्फाइड हैं। जो 3 साल की यात्रा है, एक कंपनी बनाई है जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स को ग्लोबली ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं। जी। तो आप 5 साल बाद दानोदियास को कहाँ देखना चाहेंगे? मेरे तो सपने हमेशा ही बड़े रहे हैं जीवन में, बड़े होने चाहिए। और 5 साल के बाद तो मैं दनोदिया फूड्स को इंडिया की एक नॉन कंपनी के रूप में देखना चाहूँगा। जी। एक एस्टेब्लिश्ड एंड नॉन कंपनी के रूप में देखना चाहूँगा। एस्टेब्लिश्ड तो आपकी कंपनी अभी भी है, यू हैव अ गुड नंबर ऑफ स्टाफ। नहीं, एस्टेब्लिश्ड है। अभी हमारे पास लगभग 12-13 लोग हैं जी। और जो मेरे पास स्टाफ है उसके अंदर लेबर तो है ही है, चलो 3-4 लोग तो हाईली क्वालिफाइड हैं जी। वन इज BCA, वन इज प्रोडक्ट ऑफ निफ्ट चेन्नई, वन इज ए प्रोडक्ट ऑफ उसने कुछ डिप्लोमा किया है चेन्नई से, ITI कौन सी वो कोर्स है उससे, IIT सॉरी, यस, मैं तो IIT चेन्नई, IIT से जिसने कोर्स डिप्लोमा कोर्स किया है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ई-कॉमर्स सिस्टम है, तो मेरे पास तो 3-4 गुड स्टाफ मींस ऑलमोस्ट यू आर एस्टेब्लिश्ड। अब मैं थोड़ा जीवन के पहलुओं पर आता हूँ। जी। आप क्या मानते हैं, जीवन के बारे में आपका क्या नजरिया है? जैसे मुझसे भी जब इंटरव्यू मेरा लिया गया था, पूछा कि आप जीवन के बारे में आपका क्या नजरिया है? मेरा जीवन के प्रति एक ही नजरिया है कि सुबह उठने के बाद आप अपने कर्म में लगें और शाम को सोने से पहले आपको ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने आज का दिन जो आपने सोचा वो कर्म किया, पॉजिटिव कर्म किया, आपने अपनी पूरी कोशिश की। बाकी आपको कुछ रिजल्ट मिला या नहीं मिला वो तो भगवान के ऊपर है। आप हिंदू धर्म में बहुत विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूँ। नहीं, आप भी हैं। आप भी सनातन में बहुत विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूँ। क्या पूजा पाठ में आपका विश्वास है? है, बिल्कुल है। नियमित रूप से आप करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, मतलब व्यस्तता के कारण ये कहते हैं? नहीं, पूजा पाठ करना, धूप लगाना ये करना चाहिए, ये मेरे में कमी है, मैं ये नहीं करता। नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। तो मैं भी स्पष्ट बता रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं पूर्णतः भगवान में विश्वास करता हूँ। पूर्णतः मतलब आप थीस्ट हैं, आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास है। मैं कंप्लीटली आस्तिक। हम दोनों का नजरिया बिल्कुल एक सा है। मैं कंप्लीटली आस्तिक। अब अगला एक प्रश्न उठता है भाई साहब, जी, थोड़ा डेलिकेट है, कोई इशू नहीं है कि आजकल जी धर्म के प्रति युवाओं को जी बहुत ज्यादा आकर्षित किया जा रहा है। अब मेरा प्रश्न ये है, यदि मैं आपसे स्पष्ट कहूं कि आपको 2 में से एक चीज छांटनी है, जी,
युवाओं के लिए चलिए, मैं बहुत जी स्पेसिफिक कर देता मैं कहता बिल्कुल ठीक है। हूं। तो आप धर्म कहेंगे या कर्म कहेंगे, दोनों में से एक। धर्म के जरिए ही आप कर्म कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात बोली जब आपने मेरे से पूछा कि जीवन के प्रति नजरिया, मैंने क्या कहा कि शाम को सोने से पहले मुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने एक अच्छा और पॉजिटिव कर्म किया है। तो वो तो आपका कर्म ही हुआ ना। कर्म मुझे धर्म ने सिखाया है। अगर मैं धर्म नहीं होगा तो मेरा कर्म पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। ये मेरा बिलीफ है। मैं ये नहीं कि मैंने जो लाइन कही थी उस पहले आपको कि मुझे शाम को सोने से पहले अपने पूरे दिन की अच्छे पॉजिटिव कर्म की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। रिजल्ट तो मैं नहीं कहता। नहीं, फिर भी मैं कहूंगा वो आपके कर्म तक है। जो आप कर्म कर रहे हैं, आपने किया या नहीं किया, पूरा किया या नहीं किया, उसमें धर्म नहीं आया। आपकी बात अपनी जगह ठीक है। मेरा अपनी फिलोसफी है। मेरी अपनी फिलोसफी ये कहती है अगर मैं धर्म को नहीं मानता हूं तो फिर मेरा कर्म पॉजिटिव होगा या नहीं होगा वो एक डेंजर स्थिति में चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं धर्म को मानता हूं तो मेरे कर्म के पॉजिटिव होने के 80% चांसेस हैं। अगर मैं धर्म को नहीं मानता हूं तो मेरे कर्म के पॉजिटिव होने के 20% चांसेस हैं। कई इस प्रकार की चर्चाएं देखने को मुझे मिलती है आजकल जी कि गीता आपके जीवन का उद्धार कर सकती है, जी रामायण आपके जीवन का उद्धार कर सकती है, जी। महाभारत या वेद। जी आजकल इस प्रकार की बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। जी अब मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहूंगा, जी क्या वास्तव में धार्मिक होने का मतलब तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, चोटी रखना, प्रतिदिन मंदिर में जाके माथा टेकना, नहीं, या धर्म का मतलब अपने कर्म के प्रति पूर्ण आस्था से समर्पित होना है? देखिए किसी भी चीज को हम नकार नहीं सकते। अगर कोई चोटी बनाता है, जनेऊ पहनता है, बहुत अच्छा है। ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। आप मंदिर रोज जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा पा रहे हो तो मैं उसको बुरा नहीं कहता, वो गलत नहीं कहता। आपका मन अंदर से धार्मिक होना चाहिए। आप मंदिर जाओ, बहुत अच्छा। नहीं गए तो आप बुरे नहीं हो। आप जनेऊ धारण करो, आप हिंदू हो, बहुत अच्छा। अगर आपने जनेऊ धारण नहीं किया तो फिर आप बुरे नहीं हो गए हो, आप नास्तिक नहीं हो गए हो। धर्म का मार्ग आपको कहीं भी नेगेटिविटी पे तो लेके नहीं जाएगा। आप उसमें से पॉजिटिविटी 5 पैसे निकाल लोगे या 95 पैसे निकाल लोगे, वो आपकी पर्सनल इच्छा के ऊपर है। जितना निकाल लोगे उतना अच्छा। अब मेरा प्रश्न भाई साहब से ये था कि धर्म या कर्म, जी दोनों में से एक को छांटना हो तो किसको छांटेंगे? भाई साहब का बहुत सुंदर वक्तव्य यहां आया और मैं चाहूंगा यहाँ आपकी अनुमति से कि 2 मिनट में भी अपने विचार रखें। यदि मुझसे कहा जाए धर्म या कर्म, तो मेरा सीधा उत्तर होगा कर्म। यदि आप अपना कर्म करेंगे तो वो आप सबसे बड़े धर्म की पालना कर रहे हैं जी। यदि मैं मंदिर जाऊं, मंदिर में जाके तिलक लगा लूं, जनेऊ रख लूं और मैं अपने जीवन में नैतिकता के प्रति, ईमानदारी के प्रति, मूल्यों के प्रति बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहूं, तो वो धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यदि मैं शिक्षक था, समय पर कक्षा में जाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये मैं अपना धर्म मानता था जी। और यदि मैं अपना कर्म ईमानदारी से करता था तो मैं समझता हूं मैं सबसे बड़ा धर्म कर रहा हूं। बिल्कुल। और अभी भी मैं कोशिश करता हूं, चूंकि एक शिक्षक हूं, शिक्षक के मार्ग पर चलते हुए कुछ इस तरह का कार्य करूं और मैं बहुत संतुष्टि का अनुभव करता हूं जब मैं अपना कर्म पूरा कर लेता हूं। अब एक प्रश्न बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा। जी। हमारे देश की आजादी को 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं जी। अभी हम 15 अगस्त को 79 करेंगे। राइट। आप 78 वर्षों में जी। देश की प्रगति को संक्षिप्त में बताएं, कहां देखते हैं उपलब्धि को? मैं तो इसको बहुत अच्छा ही देखता हूं, क्योंकि जीवन में मैं कोई अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा। मेरा जीवन के जो प्रति जो मेरा नज़रिया है वो बहुत पॉजिटिव है। मैं मानता हूं कि
दुनिया भर की समस्याओं के बावजूद 78 सालों के अंदर भारत ने, भारत के लोगों ने, भारत की सरकारों ने, भारत की चलाने वाले अफसरशाही ने, नेगेटिविटीज़ तो बहुत होंगी, नेगेटिविटीज़ को हम साइड में रखेंगे, पॉजिटिविटीज़ के साथ बात करेंगे, तो सब ने अपना योगदान दिया और हमारी बहुत तरक्की हुई है। मतलब यदि मैं स्पष्ट कहूं कि 10 में से आप भारत की तरक्की को कितने अंक देंगे एक शिक्षक के रूप में मूल्यांकन करते? वैसे ये मेरे इस क्वेश्चन को मैं कोई तौल के तो जवाब नहीं दे सकता, रैंडमली मैं इसको 7 दे देता हूँ। 7 तो काफी अच्छा मतलब आप मानते हैं? हाँ। कि हमने उन्नति बहुत अच्छी की है। करी है, क्यों नहीं करी है, बिल्कुल करी है भाई साहब। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं भी भारतीय हूं, गर्व से कहने वाला भारतीय हूं जी। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भारत जैसी धरती पर जन्म मिला है जी। लेकिन देश की विभिन्न स्थितियों को देखा जाए जी। हमारा कोई भी विश्वविद्यालय 100 में नहीं, 200 में मात्र 3 IIT, जी। यूएसए के 35 विश्वविद्यालय 100 में, जी। यूके के, इवन इजराइल जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। जी। तो मैं क्या पॉजिटिविटी जी। का मेडल पहनकर ये इस संतुष्टि को स्वीकार कर लूं, या मुझे ये कहना चाहिए नहीं अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत बड़ा रास्ता तय करना है? ऐसा है, पॉजिटिविटी तो छोड़ी नहीं जा सकती। अगर आप विद पॉजिटिव अप्रोच सोचो कि अभी हमको बहुत मंजिलें तय करनी है, तो मैं आपकी इस बात के हक में हूँ। हमें बहुत मंजिलें तय करनी है, अभी हमने बहुत सारे पहाड़ों को पार करना है, अभी हमने बहुत सारी नदियों को पार करना है, वो सब बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। अब मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध जी 1939 से 1945 तक चला था जी। उसमें आपको मालूम है 3 बड़ी शक्तियां एक साथ थी जी। और छोटे राष्ट्र जापान, जर्मनी जैसे जी। उनके अगेंस्ट थे। और ये मैं गलत नहीं हूं कहने में, आत्मविश्वास से कह रहा हूं। जी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत आते आते जर्मनी और जापान तबाही के कगार पहुंच गए थे। जी। आज जापान की एजुकेशन, जी। जापान की टेक्नोलॉजी, जर्मनी की एजुकेशन, जर्मनी की टेक्नोलॉजी, जी। क्या क्या कारण है? 1945 में पूरी तरह तबाह होने के बाद वो आज बहुत आगे निकल गए। जी। एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, इसराइल का हमेशा देता हूं, हमारे से 1 साल पीछे है। 1948 में उसको आजादी मिली थी, मई 1948 में, हम लोगों को अगस्त 1947 में मिली थी। आज इजराइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुका है जी। जो एक विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जी। वहां की साइबर सिक्योरिटी, वहां का डिजिटाइजेशन जी। हमें प्रेरणा देता है कि हमें कुछ सीखना चाहिए। जी। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, मैं नहीं जानता मेरा वीडियो कितना लोग देखते हैं और इसकी मैं चिंता भी नहीं करता। जी। वाटर हार्वेस्टिंग में जी। इजराइल एक ऐसा देश है जी। जो 90% समुद्री वाटर को डीसैलिनेट करके पानी तैयार करता है। जी। इजराइल भी हमसे 1 साल पीछे था। यदि एक निष्पक्ष रूप से मैं विचार करता हूं तो मैं एक शिक्षक के रूप में जी। भारत की प्रगति को माफी के साथ कह रहा हूं 10 में से 4 नंबर देने में बहुत ही असमर्थ मानता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग का वीडियो था उसको मैंने देखा था, और वाटर हार्वेस्टिंग हो सके इससे कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, कि वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिकल नहीं है। पूरे साल भर की, जैसे आपने अपने वीडियो में बताया था, 1 लीटर पानी की 10 पैसा कुछ कॉस्ट बताई थी आपने अपने वीडियो में। ना हार्वेस्टिंग नहीं, हार्वेस्टिंग नहीं बताई आपने, जनरल जो हम यूज करते हैं। जी हाँ। आप कभी काउंट करके देखें कि उतनी जमीन और उतना अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हम कोई कंट्री कहाँ से करेगी जिसमें 1 साल भर की वाटर हार्वेस्टिंग हो सके? साल भर की नहीं, अब मैं आपको कंट्रीज के नाम बता रहा हूं क्योंकि आपने प्रश्न किया है। नहीं, 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दें। और जब मैं आपका इस हार्वेस्टिंग के बारे में सोच रहा था,
तभी मैं एक टीवी भी देख रहा था, ये 2 3 4 दिन पुरानी बात है। एक टीवी पे न्यूज देखी, इस वक्त पूरा विश्व कैसे तेल के लिए त्राही त्राही कर रहा है जी। और न्यूज ये भी देखी कि ईरान में इतनी बुरी हालत हो गई है क्योंकि उनका तेल बाहर जा नहीं पा रहा, तो उनको अपना तेल खत्म हो चुका। इकोनॉमी को छोड़ दीजिए, उनको अपना तेल समुद्र में बहाना पड़ रहा है। सर अगर हार्वेस्टिंग संभव होती तो तेल की हार्वेस्टिंग क्यों नहीं कर पा रहा है ईरान? तो क्यों उसको फेंकना पड़ रहा है समुद्र में? अब मैं आपको बता दूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। आप पानी से तेल पे आगे भाई साहब, मैं माफी के साथ हाथ जोड़ के कहूंगा, ये टर्म वाटर हार्वेस्टिंग है। ऑयल का आप कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे चाइना के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, उसको चिंता नहीं, हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, है लेकिन चाइना की तुलना में बहुत कम है। नहीं आप कहें, अब पर मैं ऐसा नहीं मानता। हमारी इकोनॉमी, हमारे मैं अपनी बात पूरी कर लेता यदि आपकी अनुमति उनके पास भी है। मैं पहले वाटर हार्वेस्टिंग की बात जी जी करें। मैंने, यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा था, तीनों उदाहरण पेश किए थे जी। फिर मैं आपके सामने कर रहा हूं। टेप वाटर से जो पानी आता है वो 10 पैसे प्रति लीटर पड़ता है, यही मेरे ध्यान में है। ठीक है, 10 पैसे प्रति लीटर। यदि हो रहा है, बरमूडा 100% वाटर हार्वेस्टिंग पे डिपेंड है, थाईलैंड में 40% वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, मैंने बताया भी था ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड में 40% वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, कीनिया जहां बरसात बहुत कम है वाटर हार्वेस्टिंग पे बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तीन चीजें नहीं, अच्छा है। तीन चीजें हैं, या तो आप टेप वाटर पे डिपेंड करें जी। अब मैं आपको उससे पहले अजमेर का उदाहरण बता दूं। कल मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, अजमेर जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा था जी। हर चौथे दिन पानी आता है, और किस समय आता है ये गृहिणियों को नहीं मालूम होता जी। यदि आप टेप वाटर पे डिपेंड करेंगे 10 पैसा प्रति लीटर है जी। टेप वाटर से अब पानी ज्यादा मिलेगा नहीं आपको ज्यादा समय तक। मैं बता दूं, अजमेर का मैंने उदाहरण दे दिया, ऐसे गुजरात के कई शहर हैं जहां एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। वाटर हार्वेस्टिंग पे बाद में आऊंगा। मैंने कहा था अपने वीडियो में, आप प्रसन्न रहिए, आप 71% समुद्र के मालिक हैं। अब 71% समुद्र है, उसको आप डिसैलिनेट करिएगा। गुजरात में डिसैलिनेशन हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। यदि आप कोस्टल एरिया के 300-400 मीटर पर करते हैं तब वो डिसैलिनेशन की कॉस्ट 10 गुना बढ़ जाती है। जो मैं 10 पैसे बता रहा हूं वो 1 रुपया लीटर हो जाती है। ओके। अब मैंने, यदि किसी ने वीडियो को ध्यान से सुना हो, कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास, फोन पे आए थे, मैंने कहा था कि ये मैं बता रहा हूं 10 गुना कॉस्ट 10 पैसा से 1 रुपया कोस्टल एरिया पे जहां बिजली का खर्च बहुत ज्यादा है। अब राजस्थान में कोई कोस्टल एरिया नहीं है, आपके हिमाचल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। यहां आप यदि 1000, मैंने केवल 1000 लीटर कैलकुलेट किया था, तो जो 1 रुपए पर लीटर है वो 3.5 से 4 रुपए लीटर के बीच में आता है जी। यदि हम समुद्री पानी के डिसैलिनेशन करके उसको हिमाचल तक लेके आएंगे। अब यदि जो बरसात होती है लीटर हो जाएगा। उसकी मैंने बहुत अच्छी कैलकुलेशन की थी जी। यदि हमारी 1000 स्क्वायर फीट की छत है, आप एक साल में 48,000 से 60,000 लीटर पानी इकट्ठा कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 40 से 50% जो पानी की जरूरत है वाटर हार्वेस्टिंग से पूरी की जा सकती है। ये मैंने अपने वीडियो में शायद कहा या नहीं, पर मुझे लगता है कि आपने उसमें, जैसे आपने बता रहे हो कि समुद्री पानी को साफ करके लाने की 3 साल की क्षमता थी, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट कितनी आएगी वो तो बताया नहीं आपने। वही उसी पे तो आ रहा हूं भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए। ओके। आप सुन लीजिए, ये जो मेरे जो जबान में था वही भाषा भाई साहब ने कह दिया। अब यदि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पूरे कंट्री में लागू करती है जी। चौंकाने वाला आंकड़ा है, सभी चौंकेंगे, 5 लाख करोड़ की लागत आएगी जी। अब मैं ये भी आपको बता दूं, 5 लाख करोड़ आपकी एनुअल जीडीपी है अभी 5 ट्रिलियन की जी। वही 5 लाख करोड़ हो गया। और वो 5 लाख करोड़ मैंने अपने वीडियो में बहुत ही बुलंद आवाज में कहा था 5 वर्षों में आप वसूल कर लेंगे जी। क्योंकि आपके देश में जो टैंकर्स का कारोबार है वो 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए पर ईयर का है। ठीक है। तो जो भी हम हार्वेस्टिंग करेंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, 5 साल में पूरी कर लेंगे। हम अपने घरों के नीचे बड़े बड़े टैंक बनाएंगे। मैं समझता हूं ये हमारा फ्लैट का जो एरिया है, एक फ्लैट का
लगभग हम 1800 मान लें, एक फ्लोर पे 10 में मान लो तो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। जी। अब यदि हम इसके पानी को नीचे टैंक बना के इकट्ठा कर लें तो उससे बिल्डिंग को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो पानी हम घरों में कपड़े धोने के लिए, फ्लश के लिए, पीने के लिए आप काम में मत लीजिए, दूसरे कामों में ले सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग, वो जब नीचे टैंक बनाएंगे जी, वो टैंक सीमेंटेड होगा ना या बिल्कुल सीमेंटेड होगा, हाँ। सीमेंटेड, बहुत अच्छा सीमेंटेड, जहां जहाँ कहीं इसमें से वाटर लीकेज ना लीक ना हो, करे। लीकेज ना हो। और वो जो आपकी वाटर कॉस्टिंग है 3 साल में वसूल हो जाएगी, ये मैंने कैलकुलेशन बताई थी। ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग में हम विचार करें। बिल्कुल। आज गोयल साहब ने मेरे भी मस्तिष्क के तंतुओं को अपने व्हाट शुड आई से स्टिमुलेटिंग विचारों से जागृत करने का प्रयास किया, जी। और मैं आशा करता हूं मैं भी यही रहूं सोलन में, गोयल साहब भी यही रहें। जी। और ये जो हमारी पहली मित्रता थी, सबसे पहली मुझे तारीख भी याद रहती है, 22 अप्रैल 2022। 23 अप्रैल को इस घर का हाउस वार्मिंग था, 23 अप्रैल 2022। 22 अप्रैल को जो आपके घर 14 नंबर में चाय की शुरुआत हुई थी, जी। वो एक स्मरणीय दिन है। जी। मैं आशा करता हूं गोयल साहब का दानोदिया फूड्स इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे कि समझे विश्व में दानोदिया फूड्स की वही कंडीशन हो जो मैकडोनाल्ड की है। या पिज्जा का ब्रांड कौन सा है भाई साहब, मैं भूल गया हूं, मैकडोनाल्ड तो मुझे याद है। एनीवे, मैकडोनाल्ड अपने आप में सफिशिएंट है, वो दानोदिया का रूप ले। हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपने समय निकाला। नमस्कार।